Welcome again. Welcome in the second part of chapter number 6, three orders. Now we are starting the chapter with the concept of feudalism. कि what is the feudalism? ये feudalism था क्या, सामंतवाद हिंदी में जो वर्ड है इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या था, इसको हमें समझना है. तो बेसिकली इस पिक्चर को यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. सबसे ऊपर किंग होता है, राजा होता है, और ये माना जाता है कि जो पूरी ज़मीन है, जो भी लैंड है, उसका पूरा मालिक राजा है. ठीक है. इस ज़मीन को, इस लैंड को राजा है वो अपने नोबल क्लास में डिवाइड कर देता है, जिसे कि फीफ का नाम दिया गया था. और नोबल क्लास नीचे यदि देखिएगा तो इस ज़मीन को नाइट्स के अंदर, नाइट्स वो थे जो घुड़सवार लोग होते थे, उनको उस समय मिडेवल यूरोपियन सोसाइटी में नाइट्स का नाम दिया गया था. तो नोबल्स हैं वो अपनी इस ज़मीन के कुछ पार्ट को नीचे नाइट्स को प्रोवाइड करते हैं. और नाइट्स हैं उसके नीचे की क्लास में यदि आप देखो तो पीजेंट्री क्लास है, और पीजेंट्स हैं वो सारा काम कर रहे हैं, क्यों क्यों उसके बदले में उन्हें क्या दिया जा रहा है, उन्हें प्रोटेक्शन दी जा रही है. तो इस प्रकार से ये जो नाइट्स वाला ग्रुप है ये बाद में जाकर रिवील हुआ है. शुरुआती जो फ्यूडलिज्म सिस्टम है उसमें देखोगे तो केवल तीन ही पार्ट हैं, किंग, नोबल्स एंड द पीजेंट्री क्लास. अब ये सारे के सारे तीन ऑर्डर, थ्री ऑर्डर्स या जो थ्री ग्रुप्स हैं वो आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड थे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये आपस में वेल कनेक्टेड थे. तो यदि ऊपर से नीचे हम समझेंगे तो देखिए, राजा पूरी ज़मीन का मालिक है. राजा ने अपनी ज़मीन वो नोबल्स के अंदर डिवाइड की, और उस ज़मीन के पार्ट को बोला गया फीफ. और नोबल्स हैं वो नीचे ज़मीन है वो पीजेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, और पीजेंट्स उस ज़मीन के ऊपर खेती का काम कर रहे हैं. और पीजेंट्स ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रोटेक्शन की भरोसा दिया गया है कि उनकी सुरक्षा की जाएगी. अब यदि नीचे से पीजेंट्री क्लास से ऊपर की तरफ देखें कि ये सिस्टम कैसे कनेक्टेड था, तो पीजेंट्स हैं वो फूड और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. और फूड और सर्विसेज के साथ में नाइट्स को फूड और सर्विसेज दी जा रही हैं. नाइट्स और नोबल्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साथ ही मिलिट्री सर्विस का वादा किया जा रहा है. और जो नोबल्स हैं वो राजा को क्या दे रहे हैं, वो राजा को अपनी मिलिट्री सर्विसेज को मेंटेन करने के बाद जो सरप्लस, जो रिसोर्सेज बच जाते हैं, वो राजा को प्रोवाइड्स कर रहे हैं. साथ ही जब राजा को किसी बैटल में आवश्यकता होगी, राजा को कोई युद्ध लड़ना होगा, तो नोबल्स अपनी आर्मी भी उसे प्रोवाइड करेंगे. तो इस प्रकार से राजा से पीजेंट्री क्लास की तरफ और पीजेंट्री क्लास से किंग की साइड में ये तीनों ऑर्डर्स आपस में एक दूसरे से वेल कनेक्टेड थे, एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंड थे. तो इस प्रकार से ये एक पिरामिड के रूप में काम कर रहा है पूरा सिस्टम. द टर्म इज, दो फ्यूडलिज्म का जो टर्म है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ए जर्मन वर्ड फ्यूड. ये एक जर्मन शब्द फ्यूड से निकला हुआ है, विच मीन्स ए पीस ऑफ लैंड, और जिसका मतलब होता है ज़मीन का एक टुकड़ा. और इसमें जो आई एस एम इज्म जुड़ा हुआ है उसका रिलेशन है प्रिंसिपल्स टू फॉलो, यानी कि पीस ऑफ लैंड के साथ जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए जो पूरा सिस्टम बना यूरोपियन सोसाइटी में, उस सिस्टम को बोला गया फ्यूडलिज्म. तो फ्यूड हो गया एक पीस ऑफ लैंड. एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, एक जर्मन टर्म है, और आईएसएम का मतलब है प्रिंसिपल्स टू बी फॉलोड. कौन से प्रिंसिपल्स? द प्रिंसिपल्स विच आर अटैच्ड टू दिस पीस ऑफ लैंड. तो फ्यूडलिज्म वाज ए प्रोसेस दैट रिवॉल्व्ड अराउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंड रिलेटेड टू मैटर्स. अब इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऐड होंगे, तो वो सारे प्रिंसिपल्स की ज़मीन के बदले में राजा को किस प्रकार से आर्मी प्रोवाइड की जा रही है, पीजेंट्री क्लास है वो उस ज़मीन के ऊपर खेती कर रही है, तो उसके बदले में उन्हें प्रोडक्शन दी जाएगी. तो दीज आर द प्रिंसिपल्स विच वर कनेक्टेड विद दिस पीस ऑफ लैंड. सो द फ्यूडलिज्म वाज ए प्रोसेस दैट रिवॉल्व्ड अराउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ लैंड रिलेटेड मैटर्स. यानी ज़मीन से संबंधित जितने भी प्रिंसिपल ऑफ लैंड थे, उनसे संबंधित जो भी मैटर्स थे, उसके चारों तरफ जिस प्रोसेस का डेवलपमेंट हुआ यूरोपियन सोसाइटी में, स्पेशली इन द मिडेवियल यूरोपियन सोसाइटी में, उस सारी प्रोसेस को हम फ्यूडलिज्म के नाम से जानते हैं. ऑल सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ सोसाइटी वर लेड बाय द लैंड. तो इस प्रकार उस मिडेवियल यूरोपियन सोसाइटी में यदि आप देखोगे, जितने भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अफेयर थे, ऑल द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं लैंड से जुड़े हुए थे, ज़मीन से जुड़े हुए थे. तो इस सारी प्रोसेस में यदि आप देखोगे, पूरी प्रोसेस चाहे वो मिडेवल सोसाइटी की सोशल एस्पेक्ट्स हों, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हों या इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हों, उन सब का सेंट्रल जो पार्ट है वो ज़मीन है, लैंड का पार्ट है, जिससे कि तीनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं और जिससे कि तीनों ऑर्डर्स हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए.
Now, what are the features of this feudalism system? The first feature was a kind of agricultural production based on the relationship between the lords and the peasants. राजा से ज़मीन और लॉर्ड्स के पास आ गई और लॉर्ड ने वो ज़मीन पीजेंट्री क्लास को दी है, तो पीजेंट्स है उसके ऊपर खेती क्यों करेंगे? क्योंकि पीजेंट्स को एश्योरेंस दिया जा रहा है, उनकी प्रोटेक्शन का एश्योरेंस दिया जा रहा है। तो दिस वाज ए रिलेशनशिप बिटवीन द लॉर्ड्स एंड द पीजेंट्स एंड इट इज काइंड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेस्ड, कि एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होगा उसके बेस पे एक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा था लॉर्ड्स और पीजेंट्स के बीच में। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड ऑफ द लॉर्ड्स इन ल्यू ऑफ लेबर सर्विस। पीजेंट्स गोट द मिलिट्री प्रोडक्शन फ्रॉम द लॉर्ड। और पीजेंट्स थे वो ज़मीन के ऊपर, जो लॉर्ड्स की ज़मीन थी उसके ऊपर खेती करते थे, और उनकी इस लेबर सर्विस के बदले में, देखो भाई पीजेंट्स वो खेती कर रहा है तो अपनी वहाँ पे मेहनत मजदूरी लगा रहा है, तो उसे उसके बदले में क्या दिया जाएगा? तो उसके बदले में उसे लॉर्ड से ये एश्योरेंस मिलता था कि उसे मिलिट्री प्रोडक्शन दी जाएगी, उसे सैनिक रूप से उसे सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी, उसकी सेफ्टी रखी जाएगी। लॉर्ड्स डिसाइडेड द जुडिशियल मैटर ऑफ द पीजेंट्स। इसके अलावा जो पर्टिकुलर जो भी पीजेंट्स उस सोसाइटी में रहते थे, उन सब के जो भी जुडिशियल मैटर थे उनको सॉर्ट आउट करने का काम भी लॉर्ड्स के द्वारा किया जाता था। लॉर्ड वाज ऑल इन ऑल प्रॉपर्टाइज ऑफ द लैंड। इस प्रकार से देखे तो लॉर्ड था वो उस पर्टिकुलर सिस्टम में अपने अंदर जो भी उसकी एक टेरिटरी थी उसमें जो भी ज़मीनें आती थी उन सब का मालिक उसे माना जाता था। सो द फ्यूडलिज्म कवर्स द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार से मिडेवल यूरोप की, चाहे हम इकोनॉमिक सिस्टम को देखें, पॉलिटिकल सिस्टम को देखें या सोशल एस्पेक्ट्स को देखें, उन सब को कवर कर रहा था और उन सब का सेंट्रल पार्ट था वो लैंड था, ज़मीन था। नाउ दिस इज द फ्यूडल सिस्टम। सबसे ऊपर किंग है। नाउ द टेनेट्स इन चीफ यानी कि लॉर्ड्स, उसके नीचे नाइट्स आ गए और उसके नीचे पीजेंट्स हैं। ये एक पूरा पिरामिड बना हुआ है। नाउ वी मूव ऑन टू फ्रांस। कि फ्रांस से हमने देखा कि मार्क ब्लॉक ने जो इतिहास लिखा फ्यूडल सोसाइटी का, उसका सेंट्रल पार्ट फ्रांस है। तो यहाँ से फ्रांस में इस मैप में यदि आप देखोगे तो मैप में तैयार कर लेना है पेरिस को, कि फ्रांस के मैप में पेरिस कहाँ है, वर्ल्ड मैप में पेरिस कहाँ है। अब फ्रांस का नाम कहाँ से आया, एमसीक्यू याद रखेगा। गोल वाज ए प्रोविंस ऑफ रोमन एम्पायर विद ए वाइड रेंज ऑफ जोग्राफिकल फीचर्स। जो रोमन एम्पायर हमने चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा था, तो रोमन एम्पायर में अपने उस समय देखा था जब रोमन एम्पायर के ऊपर थर्ड सेंचुरी का क्राइसिस आया, तो थर्ड सेंचुरी क्राइसिस में वहाँ से अपर पार्ट से, नदर्न साइड से उनके ऊपर, रोमन एम्पायर के ऊपर बहुत सारी ट्राइबल्स थे, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था। तो उन्हीं ट्राइबल्स के द्वारा जो गोल नाम से जो रोमन एम्पायर का एक प्रोविंस था, उस प्रोविंस को एक अलग देश के रूप में बाद में मान्यता मिली। तो इसी गोल से फ्रांस का डेवलपमेंट हुआ है। ए जर्मेनिक ट्राइब फ्रैंक। अब यहाँ पे जो जर्मेनिक ट्राइब का आपने नाम उस समय सुना होगा, फ्रैंक जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी उन्होंने यहाँ पे अटैक किया था, तो इसी फ्रैंक ट्राइब से ये नाम निकला है फ्रांस। जर्मेनिक ट्राइब फ्रेंच कन्फर्ड देयर नेम टू गोल एंड इट लेटर केम टू बी नोन एज फ्रांस। तो ये जो गोल प्रोविंस था उसको इस जर्मेनिक ट्राइब ने फ्रैंक नाम दिया। इस जर्मेनिक ट्राइब फ्रैंक से जो नाम है वो धीरे धीरे लेटर ऑन इस पर्टिकुलर पार्ट का नाम बन गया फ्रांस। तो ये था पार्ट नंबर 2। नाउ टुमारो वी विल मूव ऑन टू द पार्ट नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर।